Good morning, all of you. Today we start our next topic, the true beauty, poetry's second chapter. About the poet Thomas Crew, one of the Cavalier poets. Cavalier का मीन्स होता है अश्वारोही कवि। कैविलियर जो पोएट्स होते थे वो चार्ल्स वन राजा थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। तब कुछ कवियों का एक ग्रुप था जो राजा के प्रति लॉयल रहते थे, जो उनके प्रति वफादार रहते थे और हाई क्लास सोसाइटी में रहते थे। तो उन कवियों का जो ग्रुप था उनको कैविलियर पोएट्स कहा जाता था। वॉज बॉर्न इन वेस्ट विंकम इन 1595। उनका जन्म वेस्ट विंकम में 1595 में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज सर मैथ्यू क्रू। उनके पिता का नाम मैथ्यू क्रू था। हु वॉज ए मास्टर इन चांसरी। चांसरी मीन्स होता है उच्च न्यायालय। मैथ्यू क्रू जो उनके पिताजी थे वह मास्टर थे उच्च न्यायालय में। ही वॉज एजुकेटेड एंड एट कॉर्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड। उन्होंने कॉर्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की थी। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स वन। उन्हें किंग चार्ल्स वन का सहयोग प्राप्त था। एंड वॉज अपॉइंटेड एट एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। और वह उनके कोर्ट में, उनके जो सभा थी उसमें, ऑफिस में अपॉइंट किए गए थे। ही वॉज ए ट्रू डिसिपाइल ऑफ बेन जॉनसन। वह बेन जॉनसन के शिष्य थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डोने। वह डोने से भी प्रभावित हुए थे। सो ही रोट ए फाइन एलिजी ऑन डोने। इसलिए उन्होंने डोने के ऊपर एक एलिजी लिखी थी। एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। ही लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशंस द रैप्चर इज ए फाइन लव पोएम। और उनकी सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया जो क्रिएशन है, जो उन्होंने पोएम लिखी है, वो है रैप्चर, जिसमें बहुत सारी प्रेम की कविताएं हैं। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, लिरिक्स भी लिखे हैं। द ट्रू ब्यूटी इज़ वन ऑफ देम। ट्रू ब्यूटी उनमें से ही एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। उनकी जो कविताएं थी वह मधुरता और संगीतमय होती थी। पोएम द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी। कवि ने शारीरिक सुंदरता, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुंदरता के बीच में तुलना की है। ही सेज दैट फिजिकल चार्म डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनका मानना था कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट होने लगती है, समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारी जो शारीरिक सुंदरता है वह समाप्त होने लगती है। एंड विद द डीके ऑफ दीज चार्म्स। और उसके प्रति जो हमारा चार्म होता है, हमारी जो आकर्षण होता है, वह कम होता चला जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ लवर फीलिंग ऑल्सो डिक्लाइन। और जैसे जैसे सुंदरता कम होने लगती है वैसे वैसे जो हमारी सुंदरता से प्यार करते हैं वो भी हमसे प्यार करना कम कर देते हैं। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई। लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। द पोएट देयरफॉर ग्लोरीफाइज एंड ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इसलिए कवि ने यहाँ पर ग्लोरीफाइज यानी शानदार तरीके से बताया है ब्यूटी ऑफ माइंड, दिमाग की सुंदरता को, एंड सोल और आत्मा की सुंदरता को। विच इज़ ट्रू ब्यूटी, वही सच्ची सुंदरता है। एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म इफ इट इज़ डिवॉइड ऑफ वर्च्यू। और ऐसी शारीरिक सुंदरता को बेकार बताया है जिसमें कोई गुण ना हो। यानी इस पोयम में थॉमस ने शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता के बीच तुलना की है और बताया है जैसे जैसे समय यानी हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी शारीरिक सुंदरता कम होती जाती है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक सुंदरता को देखेंगे तो आध्यात्मिक सुंदरता का मतलब यहाँ पर है मन से सुंदर होना, विचारों से सुंदर होना, स्वभाव से सुंदर होना। यानी हमारे जो
विचार हैं, जो स्वभाव है वह अच्छा होना चाहिए, और जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन हमारी शारीरिक सुंदरता समय के साथ साथ ढलती चली जाती है। तो उन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक सुंदरता को कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता बताया है, और शारीरिक सुंदरता को समय के साथ खत्म होने वाली सुंदरता बताया है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। कुछ लोगों में जो प्यार है वो केवल शारीरिक आकर्षण होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह ज्वाला समाप्त होती जाती है। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे हम वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो प्रेमिका है उसका शारीरिक सौंदर्य कम होता जाता है, और फिर उसके प्रेमी को उसमें वैसा आकर्षण नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो रहा है वेस्ट अवे तक। इस पूरे पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका है वह उसके गुलाबी गालों से, उसके मूंगे जैसे लाल होठों से और उसकी चमकीली आंखों से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार अस्थायी है यानी परमानेंट नहीं है, और वह लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे सुंदरता कम होती जाएगी, और जो प्रेमी है उसका आकर्षण अपनी प्रेमिका के लिए कम हो जाएगा। बट ए स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, यानी एक दृढ़ और निश्चित जो दिमाग होता है, जिसमें स्थिरता होती है, जिसके मन में स्थिरता होती है और दृढ़ता होती है। जेंटल थॉट्स अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिज़ायर्स, और उसका अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होता है। उसके इरादे नेक होते हैं, विचार उच्च होते हैं, मन में स्थिरता होती है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जो उसका प्रेम है वह एक सा रहता है। एक सा मीन्स जैसा शुरू से है वैसा ही आखिर तक रहता है। काइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ऐसे प्रेम की जो फायर है, जो ज्वाला है, जो आग है, वो कभी भी नहीं बुझती। वेयर दीज आर नॉट, और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती। आई डेस्पाइस, स्पाइस का मीन्स यहाँ पर है घृणा करना। आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ लवली चिक्स और रोल्ड लिप्स और आईज, ऐसी सुंदर लाल होठों से और तारे सी चमकती आँखों से मैं घृणा करता हूँ। यहाँ कवि का कहने का मतलब है अगर किसी स्त्री में वह गुण नहीं है कि वह अपनी स्थिरता कायम रख पाए, गंभीर हो पाए, सबको एक सा प्रेम दे पाए, उसके विचार उच्च हों, तो ऐसी स्त्री के सुंदर होने से मैं घृणा करता हूँ। उसकी शारीरिक सुंदरता से मैं घृणा करता हूँ। और यहाँ पर कवि ने शारीरिक सुंदरता और आत्मिक सुंदरता की तुलना की है कि अगर किसी के अंदर गंभीरता है, उसके विचार उच्च हैं, उसके इरादे नेक हैं, तो वह सच्चा प्यार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये गुण उस प्यार में नहीं है तो वो सुंदरता भी बेकार है, और ऐसी सुंदरता से कवि घृणा करता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।